वेलकम बैक बच्चों। चौहान लर्निंग क्लासेस में प्रीति चौहान। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्षितिज पुस्तक का 12th लेसन लखनवी अंदाज, जिसके लेखक हैं यशपाल। यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में इन्होंने ग्रहण की। इसके बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से इन्होंने बीए किया। वहां उनका परिचय क्रांतिकारी नेता भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से आपका काफ़ी अटैचमेंट था। वे इसके लिए जेल भी गए और इनकी मृत्यु सन 1976 में हुई थी। यशपाल की रचनाओं में हमें मुख्य रूप से आम आदमी के जीवन के बारे में जो उनका यथार्थ चित्रण है वही हमें देखने को मिलता है। इसलिए वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट लेखक माने जाते हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ इनकी रचनाओं में मुख्य चित्रण देखने को हमें मिलता है। इनकी कहानी संग्रह में है ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वाह दुलिया, फूलों का कुर्ता, ये काफी उल्लेखनीय है। और यशपाल का झूठा सच उपन्यास बहुत ही फेमस है और झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का एक मार्मिक दस्तावेज माना जाता है। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी, उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास माने जाते हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषताएं मानी जाती हैं। यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना ना होगा कि आज के समय में ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। कहने का भाव ये है कि यशपाल ने यहाँ पर एक प्रकार से उन लोगों पर कटाक्ष किया है जो बड़े जो रईस आदमी होते हैं, जो सामंती, पुराने जमाने में जो सामंती होते थे, नवाब होते थे, उनके ऊपर कटाक्ष किया है, व्यंग किया है कि वो शो ज़्यादा करते थे, दिखावा करते थे कि हम कितने रईस हैं, जबकि उनका जो जीवन है वो परजीवी संस्कृति को दिखाया गया। परजीवी पे डिपेंड था। परजीवी मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंड था उनका जीवन। जैसे पुराने समय में राजा महाराज होते थे, उनके नीचे जमींदार वगैरह होते थे। जमींदार जो उनके अंडर में काफ़ी गांव होते थे, वो जो जमींदार लोग होते थे वे किसानों से कर लेते थे। एक सामंत के नीचे कई गांव होते थे और गांवों में जमींदार होते थे, वे कर लेते थे। तो उनका जो जीवन था वो किसानों के कर के ऊपर डिपेंड था। तो एक तरह से वो उनके ऊपर डिपेंड थे। तो इसलिए यहाँ इनको परजीवी संस्कृति दिखाया कि इनका जो जीवन था वो दूसरों के ऊपर डिपेंड था। और ये जो सामंत लोग थे, ये नवाब लोग थे, जो ये शो करते थे कि हम कितने रईस हैं, तो उनके दिखावे की इस संस्कृति, इस आदत पर ही यहाँ पर यशपाल ने एक व्यंग करते हुए कहा है कि यह साबित करा है कि ये लोग होते कुछ नहीं है, लेकिन अपने आप को शो ऐसे करते हैं जैसे कि हम बहुत रईस हैं, हम बहुत अमीर हैं। तो यहाँ उनकी दिखावे की संस्कृति के ऊपर ये कटाक्ष, एक व्यंग कहानी यहाँ लेखक ने हमें प्रस्तुत किए। आइए हम इसके बारे में अब आगे पढ़ते हैं। प्रस्तुत कहानी लखनवी अंदाज यशपाल द्वारा लिखित है। इस कहानी में लेखक ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि बिना विचार, घटना और पात्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है। इस कहानी में लेखक ने हमें मुख्य रूप से यही समझाने का प्रयास किया कि क्या बिना विचार के, बिना घटना के और बिना पात्रों के क्या हम कहानी को लिख सकते हैं। इस कहानी में लेखक अपनी एक रेल यात्रा का वर्णन करते हैं। भीड़ से बचने के लिए लेखक ने सेकंड क्लास के टिकट ले ली ताकि वे एकांत में नई कहानी के बारे में सोच सके। लेखक ने एक जनरल रेल डिब्बे का टिकट नहीं लिया क्योंकि जनरल डिब्बे में काफ़ी भीड़ होती है और वहाँ लोगों की काफ़ी मात्रा में खचाखच वो डिब्बा भरा होता है। तो लेखक वहाँ अपना कहानी के बारे में सोच नहीं सकते थे, तो उन्होंने एक सेकंड क्लास के डिब्बे का टिकट लिया भीड़ से बचने के लिए, ताकि वे अपनी नई कहानी के बारे में सोच सके, नई नई कल्पना कर सके और अपनी एक नई कहानी का निर्माण कर सके। लेखक गाड़ी का डिब्बा खाली देखकर लेखक उसमें चढ़ गए, लेकिन उसमें पहले से एक लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन पालती मारकर बैठे थे। लेखक सेकंड क्लास के गाड़ी के डिब्बे में उनको लगा कि एक डिब्बा खाली है, तो उसमें खाली देखकर वो जैसे उसमें चढ़े तो उन्होंने क्या देखा कि उसमें पहले से एक नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन आलती पालती मार के बैठे थे और उनके पास प्लेट में 2 खीरे रखे हुए थे। अब जाहिर सी बात है कि नवाब साहब ने यह खीरे खाने के लिए खरीदे होंगे। जब लेखक रेल के डिब्बे में प्रवेश करते हैं तब नवाब साहब उनकी तरफ जरा भी ध्यान नहीं देते।
जैसे ही जो लेखक है हमारे यशपाल, जैसे ही वे रेल के डिब्बे में चढ़ते हैं तो लेखक को ये महसूस हो जाता है कि नवाब साहब उनकी तरफ ज़रा भी ध्यान नहीं देते, उनकी तरफ देखते नहीं हैं और उनको अवॉइड कर देते हैं। तो लेखक को ये समझ में आ जाता है कि नवाब साहब को उनका डिब्बे में आना पसंद नहीं आया। तो नवाब साहब क्या करते हैं, कुछ देर बाहर देखने के बाद नवाब साहब लेखक से खीरे के बारे में पूछते हैं। कुछ देर बाहर बाहर देखने के बाद नवाब साहब लेखक से खीरे के बारे में पूछते हैं। लेखक को लगा कि नवाब साहब उन्हें मामूली आदमी समझ रहे हैं, इसलिए उन्होंने खीरे खाने से मना कर दिया। पहले तो जो लेखक जैसे डिब्बे में चढ़ते हैं तो नवाब साहब उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, देख के एक अनदेखा कर देते हैं। होता ना, हम जैसे डिब्बे में हम कहीं जा रहे हैं, कहीं सफ़र करें तो सामने कोई बैठे हुए तो हम एक हल्की सी स्माइल देते हैं। तो यहाँ जब लेखक चढ़े तो नवाब साहब ने उनको देख के अनदेखा कर दिया, अवॉइड कर दिया। तो लेखक को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। फिर इसके बाद नवाब साहब ने क्या करा, पहले तो लेखक को अनदेखा कर दिया, ये शो कर दिया कि उन्हें उनका आना अच्छा नहीं लगा, और उसके बाद वे कभी खिड़की की तरफ बाहर झांकने लग गए। और थोड़ी देर बाद उन्होंने लेखक से क्या पूछा, खीरे खाने के बारे में पूछते हैं। तो लेखक को लगा कि नवाब साहब उन्हें मामूली आदमी समझे, इसलिए उन्होंने खीरे खाने से मना कर दिया। लेखक को ये फील हुआ कि नवाब साहब उनको एक मामूली आदमी समझ रहे हैं, एक साधारण आदमी समझ रहे हैं। तो लेखक ने अपना आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए खीरे खाने से मना कर दिया। नवाब साहब ने फिर खिड़की से बाहर देखा और उसके बाद खीरों को धोकर उन्हें फांकों में छीलकर उन पर जीरा मिला, नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। अच्छा, इसके बाद नवाब साहब ने क्या किया, नवाब साहब ने फिर खिड़की की तरफ बाहर देखा। उसके बाद इन्होंने खीरों को अच्छे से, उनके पास एक पानी का लोटा रखा था, खीरों को अच्छे से उन्होंने धोया, उनकी फांकों को छीला और उन पर जीरा मिला दिया, नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। नवाब साहब का मुख्य रसास्वाद उनकी कल्पना से भर गया। लेखक सोचने लगा कि पहले तो यह नवाब रईस बनने का ढोंग कर रहा था, इसलिए लोगों की नज़रों से बचकर खीरे खाना चाहता था। नवाब साहब ने एक बार फिर लेखक को खीरा खाने के लिए पूछा और इस बार लेखक ने खीरा खाने के लिए मना कर दिया। अच्छा, जो नवाब साहब थे उन्होंने खीरा खाने के लिए जो लेखक थे उन्होंने खीरा खाने के लिए मना कर दिया। फिर जो नवाब साहब क्या करते हैं कि फिर से खीरों को अच्छे से धोते हैं, उनकी फांकों को छीलते हैं और फिर उस खीरे को काट के, उसकी पतली पतली फांक काट के उस पर जीरा मिला देते हैं, नमक और मिर्च डाल देते हैं। और जब नवाब साहब का जो मुंह है वो उसकी रसा स्वाद की कल्पना से भर गया, मतलब खीरों को खाने के लिए तैयार देखकर जो नवाब साहब है उनके मुंह में पानी आ गया। तो उनका जो मुंह है उस खीरे की रस के स्वाद से उनका मुख भर गया पानी से। इतने में लेखक सोचने लगा कि पहले तो यह नवाब रईस बनने का ढोंग कर रहा था, इसलिए लोगों की नजरों से बचकर खीरे खाना चाहता था। लेखक को ये लगा कि पहले तो ये नवाब रईस बनने का ढोंग कर रहा है कि मैं बहुत रईस हूँ, इसलिए तो कि भाई मैं तो रईस आदमी हूँ और एक रईस आदमी ये खीरे जैसी साधारण और सस्ती चीज़ क्यों खाएगा, क्योंकि वो तो अपने आप को रईस बनने का शो ऑफ कर रहा था। तो इसलिए वो लोगों की नज़रों से बचकर खीरे खाना चाह रहा था, लेकिन वो लोगों की नज़रों से बच नहीं पाए क्योंकि सामने तो लेखक बैठे थे उनके। तो नवाब साहब ने एक बार फिर से लेखक को खीरा खाने के लिए पूछा, लेकिन इस बार फिर से लेखक ने खीरा खाने के लिए मना कर दिया। अब नवाब ने खीरे की फांकों को होठों तक लेकर आए और उसके बाद उसे सूंघ कर बाहर फेंक दिया। इसी तरह उन्होंने बाकी बची हुई सभी फांकों को पहले उठाया, उसके बाद सूंघा और फिर बाहर फेंक दिया और तौलिए से हाथ मुंह पहुंचते हुए बड़े गर्व के साथ लेखक की ओर देखा और उसके बाद नवाब साहब लेट गए। अब नवाब साहब ने अपनी नवाबी का जो दिखावा करते करते क्या किया उन्होंने, अब नवाब ने खीरे की फांकों को अपने होठों तक ले गए और उसे उन्होंने बहुत ही अच्छे से सूंघा और उन्होंने ऐसा शो किया कि उनकी खुशबू से उनका पेट भर गया, उनके मुंह में पानी आ गया खीरे की खुशबू से। वो अपने होठों तक ले जाते हैं, उनको सूंघते हैं और फिर एक एक फांक को इसी तरह खुशबू लेते हैं, सूंघते हैं और जो उसकी सुगंध से उनके मुंह में जो पानी आता है उस पानी को वो अंदर ही गटक लेते हैं और सूंघ कर वो एक एक फांक को बाहर ट्रेन के डिब्बे से फेंकते जाते हैं। इसी तरह उन्होंने बाकी बची हुई जितनी भी फांकें थी उनको पहले उठाया और फिर उनको सूंघा और उनके स्वाद से उनके मुंह में पानी आया, उस पानी को उन्होंने अंदर ही अंदर गटक लिया और फिर ऐसा दिखावा किया जैसे उन्होंने उस खीरे को खा लिया और फिर सूंघ के उन खीरों की फांकों को उन्होंने खिड़की के डिब्बे से बाहर फेंक दिया और फिर तौलिए से हाथ मुंह पहुंचते हुए बड़े गर्व के साथ लेखक की ओर देखा और फिर उन्होंने लेखक को क्या शो किया,
कि उन्होंने लेखक खीरे की सभी फांकों का रसास्वादन कर लिया, सभी को उन्होंने खा लिया। और जैसे अपन पहुंचते ना, नॉर्मली अपन खाना खाने जाते कहीं तो अच्छे से तृप्त होते हैं, खाना खाकर पेट भर जाता है हमारा, तो हम मुंह हाथ धो के हाथ मुंह पहुंचते हैं। तो इसी तरह लेखक शो कर रहे थे कि भाई उनका पेट भर गया उसकी सुगंध से ही, और तौलिए से हाथ मुंह पहुंचते हुए बड़े गर्व के साथ, बड़े अहंकार के साथ वो लेखक की ओर देखते हैं। और उसके बाद नवाब साहब लेट गए, और लेखक को नवाब साहब ये शो करते हैं कि भाई मेरा खीरा खा के मेरा तो बहुत पेट भर गया है, और मैं काफ़ी तृप्त हो गया हूँ खीरा खा के, और अब मैं आराम करना चाहता हूँ। ये दिखावा करते हुए नवाब साहब ट्रेन के डिब्बे में वहीं लेट जाते हैं। लेखक सोच ही रहा था कि नवाब साहब तो एक खानदानी व्यक्ति है, और साथ ही साथ ये भी सोच रहा था कि क्या सुगंध मात्र से पेट की तृप्ति हो सकती है। तभी नवाब साहब ने एक डकार लिया और लेखक की तरफ देखते हुए कहा कि खीरा लजीज होता है, लेकिन आमाशय के लिए भारी होता है। यह बात सुनकर लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए, और उन्हें अपनी कहानी के लिए उचित पात्र मिल गया। और वे सोचने लगे कि जिस तरह खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने की डकार आ सकती है, ठीक उसी तरह से बिना विचार, घटना और पात्रों की नई कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती। लेखक सोच ही रहा था कि नवाब साहब तो एक खानदानी व्यक्ति है, नवाब साहब अपने आप को ये शो करें कि मैं एक खानदानी व्यक्ति हूँ, और साथ ही साथ ये भी सोच रहा था कि क्या सुगंध मात्र से पेट भर जाता है। हमें किसी चीज़ भूख लगी हो, और हम सिर्फ खाने की प्लेट हमारे सामने हो, और हम खाएं नहीं और सिर्फ उस प्लेट को अपने मुंह तक लाएं और उसकी सुगंध मात्र ले लें, तो क्या उस सुगंध से हमारा पेट भर जाता है? कि क्या उससे हमारे पेट की तृप्ति हो जाती है? नहीं ना। तो यही लेखक के मन में विचार चल ही रहा था ये सब, कि क्या खुशबू मात्र से नवाब साहब का पेट भर गया। इतने में नवाब साहब ने एक डकार ली। कैसी डकार ली? जैसे अब खाने के बाद हमें डकार आती है कि अब हमारा पेट भर गया, हमें अच्छे से डकार आती है। तो नवाब साहब ने इतने में एक जूठी डकार ली अपनी दिखावा करने के लिए कि भाई मेरा पेट भर गया। और लेखक की तरफ देखते हुए क्या कहा उन्होंने, बड़े अहंकार से, कि खीरा होता तो लजीज है, लेकिन आमाशय के लिए भारी होता है। यह बात सुनकर लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए। उन्होंने क्या कहा कि खीरा बहुत लाजवाब होता है, लेकिन वो आमाशय के लिए भारी होता है, इसलिए मैंने उसकी सुगंध मात्र से अपना पेट भर लिया। वो पेट के लिए भारी होता है, इसलिए मैंने उसे खाया नहीं। तो यह बात सुनकर लेखक के तो ज्ञान चक्षु खुल गए। कैसे खुल गए लेखक के ज्ञान चक्षु? उन्हें अपनी कहानी के लिए उचित पात्र मिल गया। लेखक को ये सारे जो खीरे का मुंह तक जाना और उसे खुशबू सूंघना और उसको खाना नहीं, उसको बाहर फेंकना नहीं, ये जितना भी घटनाक्रम हुआ, ये सब देखकर और सुनकर लेखक को ऐसा लगा कि मेरे तो ज्ञान चक्षु खुल गए, और उन्हें अपनी कहानी के लिए उचित पात्र मिल गया। और लेखक ये सोचने के लिए विवश हो गए कि जिस तरह खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने की डकार आ सकती है, तो ठीक उसी तरह से बिना विचार, घटना और पात्रों की नई कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती है। तो वो बच्चों, इसमें पूरा एक खीरे के ऊपर ही विवरण दिया गया है कि, और लेकिन मुख्य रूप से यहाँ यशपाल ने हमें यह नवाब साहब के बारे में ये बताते हुए एक प्रकार से जो लखनवी नवाब हैं, जो बड़े सामंत लोग हैं पुराने ज़माने के, जो उस समय के हैं, उस समय की जो सामंती व्यवस्था है या जो नवाबी लोग हैं, उसके ऊपर व्यंग करते हुए कहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो होते कुछ नहीं है, लेकिन वो शो करते हैं कि हम बहुत रईस हैं। तो उनकी इस दिखावे की संस्कृति के ऊपर ही उन्होंने व्यंग करा है, और यही बताया है कि वो शो करते हैं कि उनका पेट भर गया, लेकिन उन्होंने खाया नहीं उसको, और झूठी उन्होंने डकार ली। लेकिन उन्होंने अहंकार से ये दिखाया कि मैं नवाब हूँ, तो मैं खीरे जैसी सस्ती चीज़ कैसे खा सकता हूँ, लेकिन उसकी खुशबू मात्र से मेरा पेट भर गया। तो लेखक यही विचार करें यहाँ कि क्या खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से जब नवाब साहब का पेट भरकर डकार आ सकती है, तो ठीक उसी तरह से बिना विचार, घटना और पात्र की नई कहानी हम क्यों नहीं लिखी जा सकती हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ यशपाल ने नवाबी और सामंत के ऊपर एक व्यंग प्रधान कहानी लिख के हमें यह बताने का प्रयास किया है कि कुछ लोग कैसे परजीवी संस्कृति के हिसाब से अपना जीवन जीते हैं, और कैसे वो दिखावे को इम्पोर्टेंस देते हैं, ना कि एक यथार्थ लाइफ जीते हैं, सिर्फ एक दिखावे के जीवन जीते हैं, एक ढोंग करते हैं। तो यहाँ नवाब साहब के ढोंग को ही उन्होंने दिखाया है कि हमें अपना जो है ढोंग का, दिखावे का जीवन ना जीते हुए एक साधारण जीवन जीना चाहिए। जो हम हैं वो ही हमें दिखाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अंदर से कुछ है और बाहर से कुछ है। हमें जो जैसा हम है वैसे ही हमें अपने आप को सामने प्रेजेंट करना चाहिए, सामने वाले के सामने।
ठीक है बच्चों, क्या आपको मेरा लेसन अच्छे से समझ में आया होगा? ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए मुझे मोटिवेट करने के लिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।